तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन चैप्टर के हवाले से। इसको इंशाल्लाह हम वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास ये एक ह्यूमन का जो आपके पास ये आपके पास फेस से लेकर लंग्स तक पूरा का पूरा मैंने एनाटमी शो की है। इसमें आप देख सकते हो ये जो ह्यूमन है ये इस साइड देख रहा है, और आपके पास ये नोज़ है, ये आपके पास फेरिंग्स है, ये एसोफेगस है जिसको हम डाइजेशन में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर इसका कोई लिंक नहीं है। ये आपके पास ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया डिवाइड हुआ है दोनों लंग्सों में, और ये जहाँ पर ये डिवाइड होते हैं उसमें कहते हैं ब्रोंकस, ये दोनों के लिए ब्रोंकाई। और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और फिर ब्रोंकियोल्स और फिर जो एल्वोलाई होते हैं। इसको हम आगे भी वन बाई वन पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले आपके पास नोस्ट्रिल्स आता है। आपके पास जो पहली जो दिखने वाले जो पहले विजिबल पार्ट होता है, सुराखें होती है, इसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। अंदर की जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। और ये जो नेज़ल कैविटी के दरमियान जो दीवार है जो दो कैविटी को पार्टीशन में लाता है उसे हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। ये आपके पास ये जो आप देख रहे हो ये कार्टिलेज है, ये जो हेयर लाइक है ये सीलिया है, और ये आपके पास सुर्ख जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो म्यूकस सिक्रेट करेगा। इसका जो सबसे पहला आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, हम इसको वन बाई वन खुद पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपके पास फेरिंग्स है जो आपके पास एक चौक बनती है नेज़ल कैविटी का, ओरल कैविटी का, फेरिंग्स का और नीचे ट्रेके का। तो ये ओरल कैविटी है, ठीक है। ओरल कैविटी में टंग टीथ वगैरह आते हैं। ये आपके पास लेरिंग्स है जो ये एक आउट ग्रोथ निकली है थोड़ी बहुत, और यहाँ पर 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं सी शेप के। और यहाँ पर ट्रेकिया फिर डिवाइड हो चुका है, ब्रोंकस और यहाँ पर ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वोलाई, ये हम पढ़ेंगे। इस पर आपने अगर मैं इसको शॉर्टली बयान करूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से नहीं, तो सबसे पहला हेयर, सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, बोन्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें हेयर, तो नोस्ट्रिल्स में हेयर होते हैं, ठीक है। और जो हम कैंची से काटते भी है, अगर ये आपने बूढ़े हजरात में से देखा होगा कि वो कैंची से काटते होंगे, तो उसमें आपके पास हेयर आता है, नोस्ट्रिल्स होते हैं इसमें। आपके पास हेयर जो होता है नेज़ल कैविटी में होता है, और नेज़ल कैविटी नोस्ट्रिल्स के अलावा आपको कहीं भी, और ये नेज़ल कैविटी में ये थोड़े कम होते हैं, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर लेज होते हैं, ठीक है, लेज। इन दोनों के अलावा फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स मैंने नीचे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ यानी कि थोड़ा कम स्पेस था इस वजह से। तो इनमें हेयर इसके बाद नहीं पाया जाता, सिर्फ सिवाय ये जो ऊपर वाली सुराख है और अंदर तुरी नेज़ल कैविटी है। अच्छा, सीलिया की अगर हम बात करें, सीलिया से, ठीक है। उसके बाद अगर हम सीलिया की बात करें, सीलिया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो ट्रेप करते हैं, ठीक है, ट्रेपिंग करते हैं। तो सीलिया आपके पास नोस्ट्रिल्स में नहीं होती है, ठीक है, नोस्ट्रिल्स में सीलिया नहीं होती है। हाँ, बाकी सब में होती है, चाहे नेज़ल कैविटी हो, फेरिंग्स हो, लेरिंग्स हो, ट्रेकिया हो, ब्रोंकाई हो, ब्रोंकियोल्स, सब में सीलिया पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर थोड़ी पाई जाती है, बाकी सब में पाई जाती है। और कार्टिलेज जो होता है आपके पास सब में पाया जाता है, लेकिन ब्रोंकियोल्स में नहीं पाया जाता है। बोन्स जो होते हैं इन दोनों में पाए जाते हैं लाइक हेयर, बाकी सब में नहीं पाए जाते लेकिन लाइक हेयर। तो वन बाई वन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा होल्ड कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है ये स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ब्रोंकियोल्स को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यानी कि तरतीब से आते हैं नोज़ की तरफ। नोस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटी को कंबाइनली कहते हैं प्लस, यानी कि नोस्ट्रिल्स प्लस नेज़ल कैविटी इज इक्वल टू नोज़, इसको हम कंबाइनली कहते हैं नोज़। नोज़ में हेयर होता है, सीलिया होता है, कार्टिलेज होता है, बोन्स होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। और सीलिया म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या काम है? ट्रैप करना पैथोजेंस को ताकि अंदर ना जाए। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है फेरिंग्स। ये आपके पास रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का दोनों का पार्ट है, ठीक है। ये रिस्पायरेशन भी यहाँ पर, यानी कि ये रिस्पायरेशन भी इसके थ्रू गुजरता है और डाइजेशन भी इसके थ्रू गुजरता है। डाइजेशन में जो बोलस बनता है वो फेरिंग से गुजरता है, और यहाँ पर जो हवा होती है एयर वो आपके पास यहाँ से गुजरती है। जो अपर एंड होता है इस फेरिंग्स का वो थोड़ा क्या होता है, वाइडर होता है। और ये आपके जो स्कल होता है, स्कल, ये अगर ये मुंह है और ये क्या है, यानी कि यहाँ पर जब गर्दन स्टार्ट होती है इस तरह, ठीक है, और ये आउटग्रोथ था फेरिंग्स का। तो यहाँ पर ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, जबकि ये सिक्स्थ जो क्या है आपके पास, सिक्स्थ सर्विकल वर्टिब्री है वो वहाँ पर ख़त्म होती है, और ये जो नीचे होता है लोअर एंड जो होता है वो नैरो होता है। उसके बाद हम आते हैं लेरिंग्स पर। लेरिंग्स आपके पास वाइस बॉक्स हम इसे कहते हैं, वाइस
जो वॉइस प्रोडक्शन करता है, यानी कि ये वॉइस बॉक्स है जो वॉइस की प्रोडक्शन करता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, यानी कि आवाज़ पे ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इसकी वजह से है। कैसे होता है? वोकल कार्ड्स, 2 वोकल कार्ड्स होते हैं, 1 2, ये वोकल कार्ड्स लिगामेंट्स, ठीक है, ये लिगामेंट से बने होते हैं, लिगामेंट्स म्यूकस मेम्ब्रेन से बने होते हैं। अच्छा, इसके साथ एक कार्टिलेज प्लेट अटैच होता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास वाइब्रेट। ये आपके पास क्या है? 2 कार्टिलेज प्लेट है और ये अंदर क्या है? लिगामेंट्स है, ठीक है, ये थोड़ा मैं गलत हो गया, ये आपके पास क्या है? लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन, असल में ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? ये आपके पास क्या है? स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ये स्मूथ मसल होता है। ये 2 कार्टिलेज जब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मैं जब बोल रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, तो ये वाइब्रेट होता है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जो भी चीज़ वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जब कार्बन, तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है। और आपने देखा होगा कि जो मेल जो होता है, मेल, उसका आवाज़ इतना भारी होता है, क्यों? यानी कि हम जो मेल होते हैं ये क्यों भारी बोलते हैं? क्योंकि हमारा ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, लिगामेंट्स वो साइज़ में बड़ा होता है देन फीमेल से, तो फीमेल का पिच हाई होता है। क्या? फीमेल का पिच हाई होता है और हमारा पिच लो होता है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि पिच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, तो हमारा लाउडनेस ज़्यादा है देन फीमेल से, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया आपके पास 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तकरीबन 3 3 9 4 3 12, तकरीबन 4 इंच तक है, ठीक है, लंबाई में 4 इंच तक है और मोटापे में 2 से 2.5 सेंटीमीटर है, तकरीबन 1 इंच तक है। अच्छा, ये आपके पास कार्टिलेज का बना हुआ इनकम्प्लीट 16 सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, ठीक है, सी शेप रिंग होते हैं 16, इनकम्प्लीट, पूरा नहीं होता है। क्यों पूरा नहीं होता है? लेट सपोज ये आपके पास ट्रेकिया है, ठीक है, और ये इसके पीछे एजोफेगस है। एजोफेगस में क्या होती है? पेरिस्टालिसिस होती है, पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस होती है तो बोलस नीचे जाता है, ठीक है, आपने डाइजेशन में पढ़ा है। अगर ये इनकम्प्लीट ना हो, अगर ये कंप्लीट हो लाइक दैट, तो ये जो है ये इस पर अटैच होगा, यानी कि ये तो नज़दीक होते हैं लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दूर बनाया है। तो ये कंप्लीट रिंग इस पर अटैच होगी तो इसके पेरिस्टालिसिस को क्या करेगी? यानी कि इसके पेरिस्टालिसिस को ये नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये अल्लाह ताला ने इसको क्या बनाया है? इनकम्प्लीट बनाया है, यूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन, सील या कार्टिलेज होते हैं और ये भी इम्यूनिटी में रोल अदा करते हैं। मतलब म्यूकस से ये नमी पैदा करता है, पैथोजन को ट्रैप करता है, सीलिया से पैथोजन को ट्रैप करता है वगैरह। अच्छा, उसके बाद आता है ब्रोंकाई, सिंगुलर के लिए ब्रोंकस, यानी कि अगर ये सिर्फ ऐसा डिवाइड हुआ, यानी ये ट्रे क्या है, लेट सपोज ये इसके सी शेप है, इनकम्प्लीट, रिंग शेप है, इनकम्प्लीट, ठीक है, ये आपके पास लाइक यू। अच्छा, ये जो आपके पास ये जो आप दिख रहे हो, ये डिवीज़न जो है ये, दिस इज़ कॉल्ड, अगर मैं एक की बात करूँ दिस इज़ कॉल्ड ब्रोंकस। अगर दोनों की बात करूँ, इसकी भी, यानी कि ये भी ब्रोंकस है, अगर दोनों को एक सेम टाइम पर पढ़ो तो उसे हम कहेंगे ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई क्या होते हैं? लेफ्ट, यानी कि ये आपके पास होता है लेफ्ट ब्रोंकस और ये होता है राइट ब्रोंकस, ठीक है। ये ब्रोंकस होता है ये साइज़ में बड़ा होता है लेकिन लेंथ में छोटा होता है, जबकि ये साइज़ में कम होता है लेकिन लेंथ में ज़्यादा होता है। अच्छा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। और फिर ये जब तक टर्शरी ब्रोंकाई होता है तो ये फिर ब्रोंकियोल्स में खुल जाता है और ब्रोंकियोल्स क्या करता है? एयर की जो डायमीटर होता है, यानी कि जो जितना आप अगर तेज़ सांस लोगे तो उस सांस को कौन कंट्रोल करेगा? ये ब्रोंकियोल्स का डायमीटर कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर आप स्लो सांस लोगे तो उसे कौन तेज़ करेगा? ब्रोंकियोल्स तेज़ करेगा। ब्रोंकियोल्स हमने पहले नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लेते हैं। ब्रोंकियोल्स में न तो बाल होते हैं, न कार्टिलेज होते हैं, न बोन्स होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया होती है। ये असल में सिलिएटेड क्यूबिटल एपिथेलियल सेल होते हैं। क्या मतलब? यानी कि ये सिलिएटेड, ऊपर सीलिया होती है, क्यूब लाइक एपिथेलियल सेल जो लाइनिंग से के सेल होते हैं। ये क्यूब लाइक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सीलिया है। इस सेल को हम कहते हैं
सिलिएटेड क्यूब्यूडल एपिथेलियल सेल। तो ये आपके पास थी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आपने सोच लेना है, पढ़ लेना है कि ये वही यानी कि वही पार्ट है जिसमें कार्टिलेज नहीं होता है, सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन और सेल होते हैं, और क्यूब्यूडल एपिथेलियल सेल से ये लेयर बनी होती है, और ये अमाउंट ऑफ एयर को कंट्रोल करती है। अब हम आते हैं एल्वोलाई पर। ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट एयर सेक। सबसे पहले तो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपके लिए इसका स्ट्रक्चर बना दूँ, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास छोटे छोटे क्या आ रहे थे, ब्रोंकियोल्स। फिर ये ब्रोंकियोल्स और बढ़ते गए और आखिर में एक किस पर डिवाइड हुए, एक बड़े से एयर सेक्स पर। दिस इज़ एयर सेक, ए के लिए एयर सेक होगा। और इसके अंदर फिर क्या थे, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर थे। अगर मैं इनमें 2 को कहूँ या 3 को कहूँ तो उसे हम कहेंगे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। अगर सिर्फ एक को कहूँ तो उसे हम कहेंगे एल्वियोलस। ठीक है, एक के लिए एल्वियोलस, अगर 2 है या 2 से ज़्यादा है तो एल्वियोलाई, और पूरे गुच्छे के लिए हम कहेंगे एयर सेक। तो एल्वियोलाई ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट एयर सेक्स, ब्रोंकाई एयर सेक्स में दाखिल हो जाता है। ये एयर सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हवा के एयर सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसे हम कहते हैं एयर सेक का मतलब ये होता है कि ये हवा की यानी आपकी जो थैली होती है, थैली जो हवा से भरी होती है गुब्बारे की तरह, ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह होता है, और इसे हम कहते हैं एल्वियोलर सेक। जो एक्चुअल एरिया, ये आपके पास जो एल्वियोलर है, ये एक्चुअल एरिया है जहाँ पर क्या होगी, डिफ्यूजन होगी, गैस एक्सचेंज होगी। अच्छा, एक एल्वियोलस, मैंने कहा था कि एक के लिए हम एल्वियोलस इस्तेमाल करेंगे। एक एल्वियोलस जो होता है, एक एल्वियोलस ये एक यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है। यानी कि अगर आपके पास ये अगर एक एल्वियोलस है तो इनके वाल क्या होते हैं, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। बिल्कुल जी, सिर्फ एक सेल होता है, तो एक सेल जब होगा तो अच्छा डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ये तो थी एल्वियोलाई, ये जो आपके पास ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं जो आपके पास लंग कैपेसिटी है। तो टाइडल एयर किसे कहते हैं, टाइडल का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन। जब आप रेस्ट कंडीशन में अपने सांस लेते हो तो उसे हम कहते हैं टाइडल एयर, और ये 0.5 लीटर होती है। उसके बाद होता है कम्प्लीमेंटल एयर। कम्प्लीमेंटल एयर किसे कहते हैं, जब आप एक्सरसाइज के दौरान क्या सांस लेते हो तो उसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंटल एयर, और ये 3 लीटर होती है। वाइटल एयर का मतलब होता है कि जब आप इन दोनों को सम करो तो उसे बनता है वाइटल एयर, वही 3.5 होती है। तो 3 + 0.5 = 3.5। रेजिडुअल एयर, जब आप फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं, जैसे कि उसके बाद जो आप हवा अंदर रिमेन होती है लंग्स में उसे, और वो कितनी होती है, 1.5 लीटर होती है, और दिस इज इक्वल टू, और ये आपके पास रेजिडुअल एयर होती है। तो टोटल लंग कैपेसिटी 5 लीटर है। ठीक है, टाइडल मतलब रेस्ट कंडीशन में, और कितनी है, 0.5 है। कम्प्लीमेंटल जो है एक्सरसाइज में है 3 लीटर है। वाइटल जो है इन दोनों का सम है। रेजिडुअल जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जितनी हवा अंदर लंग्स में होती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल एयर, और ये 1.5 होती है, और ये टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होती है वो आपके पास 5 लीटर होती है। तो ये थी सारी की सारी बात। अब हम आएंगे ब्रीथिंग पर। ब्रीथिंग को अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो पहले बातें थी जो हमने रिस्पायरेशन के लिए समझ ली, ठीक है। तो रिस्पायरेशन जो सिस्टम है ये एक फंडामेंटल एबिलिटी देता है ब्रीथ को, जो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले आते हैं ब्रीथिंग पर। ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब है, यानी कि हवा को इनहेल करना और एक्सहेल करना, हवा को अंदर लेना और बाहर लेना, किसके लिए, ताकि ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड निकाले। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। नॉर्मली ब्रीथिंग एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन का वो पार्ट है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा है, अच्छा पॉइंट था। बिकॉज इट अकर ड्यूरिंग स्लीप एंड अनकॉन्शियस। अगर कोई कहे कि नहीं ये इनवॉलेंटरी प्रोसेस नहीं है, ये वॉलेंटरी है, तो उसकी बात तकरीबन 20 से 10% सही है। आप उसे कह देना कि जब हम सोते हैं तो कौन हमें कहता है कि सांस लो, हम तो सांस लेते हैं। अगर यानी कि हम सोचते भी नहीं है और हम सांस लेते हैं, ठीक है, इस तरह बेहोशी के वक्त भी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास नॉर्मली इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, लेकिन कुछ ना कुछ
ये वॉलेंटरी है, यानी इसको हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंस्पायरेशन, ब्रीथिंग में हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन। एयर इनटेक, हवा को लेना, इसका इंस्पायरेशन, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें आपकी एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी स्पेंड आप इस पर खर्च करोगे। इसका कंट्रोल यानी अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये दोनों मिलकर ब्रीथिंग कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन। तो एक इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका जो वेंट्रल पोर्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा का जो वेंट्रल पोर्शन है, सामने वाला पोर्शन है, ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इसका स्टिमुलस क्या है, कैसे पता चलता है ब्रेन को? जब आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो उस वक्त ब्लड मेडुला ऑब्लांगेटा सिग्नल देता है। किस तरह? ब्रेन से नर्व आती है, मैसेज आता है, किसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। किस नर्व के ज़रिए? इंटरकोस्टल नर्व। और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज आता है फ्रेनेक नर्व से, ठीक है। ये एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन में आपका जो रिब्स होता है वो ऐसे आगे को झुक जाता है और ऐसे ऊपर को झुक जाता है, ऊपर को उड़ जाता है, तो जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो हवा क्या करेगी? रश करेगी, लंग्स में बहुत तेज़ी से आएगी, और आपका जो डायफ्राम होगा वो लेस्ड, यानी कि पहले डायफ्राम इस तरह होता है लंग्स की वजह से। तो जब आप सांस लेते हो तो आप क्या करते हो? आपका जो लंग्स होता है वो नीचे प्रेशर लगाता है, तो डायफ्राम यू हो जाता है, ठीक है, यू लेस डोम शेप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपायरेशन, हवा को निकालना, इसका एक्सपायरेशन, और ये एक पैसिव प्रोसेस है। आपका डायफ्राम इसमें डोम शेप जो होता है वो डोम शेप में आ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हवा बाहर को चली जाती है। तो ये थी आपके साथ ब्रीथिंग की कहानी, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह इससे अगले वाले लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।